स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने अब तक सारे रेशियोज के फॉर्मूलाज देखे थे। अब हम लाइन बाय लाइन डिफरेंट रेशियोज की कैलकुलेशंस देखेंगे और होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे। इसके अंदर हमसे दो चीजें डिमांड कर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और डिविडेंड यील्ड रेशियो। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपका कौन सा रेशियो है? वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और डिविडेंड यील्ड रेशियो आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो है। मुझे बोल रहा है अपेंडिक्स ए देखो और फाइनेंशियल ईयर 2009 और 2010 ये जरूर देख लेना कि ऊपर कौन से ईयर का डिमांड किया है। यहाँ पर दोनों ईयर्स का डिमांड किया तो हम दोनों का निकाल रहे हैं। अपेंडिक्स ए 2009 एंड 2010, ये रहा अपेंडिक्स ए और हमें मांग रहा था 2009 और 2010 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं आप लोगों के साथ देखूं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, याद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टाइम्स 100। लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि पहले देखो कि नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों गिवन है। तो यहाँ पर हमें स्क्रीन पे सिर्फ क्या नजर आ रहा है? नेट प्रॉफिट। तो 2009 का नेट प्रॉफिट है हमारे पास 200 और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1000। तो 200 अपॉन 1000 टाइम्स 100, जरा आंसर बताओ। और इसका क्या आ रहा है? 150 अपॉन 990 टाइम्स 100। तो इसका 2009 का आंसर क्या है हमारा? 30%, 20%, 15। अगर मैं 2009 से 2010 की बात करूं तो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ है? कम हुआ है। कम तो हुआ है लेकिन दूसरा देखो कम भी हुआ है। इसमें नेट प्रॉफिट में भी डिक्रीज आया है और कैपिटल एम्प्लॉयड में भी डिक्रीज आया है, विच मींस कि हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आफ्टर हमारे इसके हमसे क्या मांगा था इसने? ये प्रपोज क्या लिखा? पेड और प्रपोज। कौन सी बात कर रहे हो? डेटा जब साल के एंड में प्रपोज किया जाता है फिर पेमेंट तो बाद में ही होती है। ठीक है, अगले साल का डिविडेंड अगले साल का, इसी साल का, लेकिन अब थोड़े टाइम बाद पेमेंट करें। अब डिविडेंड यील्ड रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? डिविडेंड यील्ड रेशियो निकालना है। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो शेयर होल्डर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर जो ऑलरेडी गिवन है अपॉन करंट शेयर प्राइस जो ऑलरेडी गिवन है। तो 0.5 अपॉन 5 टाइम्स 100 और 0.43 अपॉन 3.50 टाइम्स 100। यहाँ पर तो आंसर 10% आ रहा है, 12% आ रहा है। डिविडेंड यील्ड रेशियो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन रियलिटी में देखो कैपिटल भी लॉस हो रहा है और डिविडेंड पर शेयर भी रिड्यूस हो रहा है। परसेंटेज टर्म्स में तो ऊपर जा रहा है लेकिन रियलिटी समवॉट डिफरेंट है। सही है, आप देखो ना कि कैपिटल पहले आपकी शेयर की वैल्यू कितनी थी? 5, अब कितनी हो गई? $3.5। $1.5 से वैल्यू नुकसान है। दूसरा, पहले आप शेयर दे रहे थे 50 सेंट का, सॉरी डिविडेंड दे रहे थे 50 सेंट का और अब आप दे रहे हो 43 सेंट्स का, व्हिच मींस इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर द बिजनेस। जब हम थ्योरी लिखेंगे तो उसमें हम देखेंगे आराम से। परसेंट तो बढ़ा, जब ही तो बोलते हैं कि सिर्फ नंबर्स के ऊपर जजमेंट नहीं करते। डिविडेंड यील्ड रेशियो तो ज्यादा है लेकिन रियलिटी क्या थी? डिफरेंट थी। इसके जरा आंसर्स कंपेयर कर लेते हैं, हमारा आंसर्स ठीक आए या नहीं आए। तो 20% और 15.15%। तुम लोगों ने मुझे 15% बोला था। बात देखनी है, डेसिमल पूरा लिखना। डेसिमल्स 2 प्लेसेस तक लिखना, कंप्लीट राउंड ऑफ नहीं करना। यहाँ पर भी हमारा देखो नजर आ रहा है 10% और 12.3%, यानी सी आ रही है। अगले उस पे चलते हैं। वो शेयर होल्डर तो उसे यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। और जब आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो अच्छा होगा तो मार्केट में आपकी शेयर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगले सवाल पे जाते हैं, कुछ और कैलकुलेशंस देखते हैं। डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट शेयर प्राइस। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर देखो क्या मांग रहा है हमसे। यूजिंग द डेटा इन अपेंडिक्स बी, यूजिंग द डेटा इन अपेंडिक्स बी, कैलकुलेट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मई 2011, कैलकुलेट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मई 2011 द एसेट टेस्ट रेशियो और गियरिंग रेशियो। एसेट टेस्ट रेशियो किसका पार्ट है?
लिक्विडिटी का पार्ट है। एसिड टेस्ट रेशो आपका किसका पार्ट है? लिक्विडिटी का पार्ट है। और गियरिंग रेशो क्या बताता है कि आपके बिजनेस के अंदर उधार कितना है। और इन्होंने किसका बोला है? 31 मई 2011 का निकालो और अपेंडिक्स बी को देखो जरा, वही करते हैं अपेंडिक्स बी और 31 मई 2011। तो यानी अब मुझे इस हेडिंग के ऊपर फोकस करना है। ये गलती मत करना कि आपने 2011 की जगह 2010 कैलकुलेट कर दिया। एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ पर करंट एसेट्स अलग से दिए हैं ये तीनों। तो मैंने उस दिन क्लास में भी बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि इसमें इन्वेंट्री अभी भी ऐड नहीं करते और बाद में सब्ट्रैक्ट भी कर देते, तो डबल इंपैक्ट आ जाता है। तो पहले शराफत से सारी ऐड कर लो। बताओ टोटल 109। उसमें से मैंने करंट एसेट्स क्या करें, करंट स्टॉक क्या करें, माइनस करें। बेटा 109 कैसे आ रहा है? 71 minus 38 अपॉन करंट लायबिलिटीज आर व्हाट? बताओ आंसर क्या आ रहा है? 0.375 रेशो 1। 38 भी लिख दो तो मसला नहीं है। अगर देखा जाए तो हालात इतने अच्छे, हम लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर फंसे हुए हैं। अगर ये 1:1 होता तो बॉर्डर लाइन पे आ जाते। लेकिन मैं पिछले साल का भी निकाल के देख लेते हैं फॉर कंपैरिजन। जरा चेक करो। हाँ 2011 का है, 2010 का निकालो यूसुफ। करंट एसेट्स का टोटल बताओ प्लीज। शाबाश 63। स्टॉक है मेरे पास 35 और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 65। बताओ 0.43 रेशो 1। यानी पिछले सालों से हालात क्या हुए हैं? खराब हुए हैं, डिटोरिएट हुए हैं। ठीक है, लेकिन और वर्ड्स हो गए, क्या हो गए? और हमेशा हमें प्रीवियस ईयर्स का डेटा और इंडस्ट्री एवरेज चाहिए होती है, तब जाके हम प्रॉपर कंपैरिजन कर सकते हैं। ट्रू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नहीं, ट्रू लिक्विडिटी। करंट रेशो भी तो है लिक्विडिटी के। फिर अगला पूछ रहा है मुझसे, हाँ और देखो ऑलरेडी यहाँ पर 0.43 दिया हुआ भी। गियरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नॉन करंट लायबिलिटी 100 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 215 टाइम्स 100। जरा बताओ आंसर क्या आ रहा है? 46.51%। यानी पिछले साल 42.5 था, तो इंक्रीमेंट आया है और हमारा बिजनेस हाईली गियर होता जा रहा है, जिसके अंदर गियरिंग बढ़ती जा रही है, उधार बढ़ता जा रहा है, विच मींस हालात अच्छे नहीं है। नहीं बेटा, गियरिंग बुरी बात होती है। उधार बढ़ रहा है विच मींस आपके हालात अच्छे नहीं है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग। क्या चीज? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टाइम्स 100। नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टाइम्स 100। सवाल एक साथ अब देखो, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको, जब मैं ये रेशो का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बोला कि आपको हर रेशो की कैटेगरी और हेडिंग ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर आपको कैटेगरी और हेडिंग नहीं पता तो आप फंस सकते हो। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसने बोला है यूजिंग डेटा इन अपेंडिक्स बी, यूजिंग डेटा इन अपेंडिक्स बी एनालाइज द फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस बाय कैलकुलेटिंग टू अप्रोप्रिएट रेशोज। अगर आपको फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशोज पता नहीं है कि उस कैटेगरी के अंदर कौन से आते हैं, तो आपके मार्क्स गए। 2 रेशोज आते हैं, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है कि साल में कितनी दफा आपकी इन्वेंट्री सेल आउट होती है, और दूसरा रेशो है आपका डेटर्स डे रेशो या ट्रेड रिसीवेबल इन डेज रेशो। ठीक है, तो मुझे अपेंडिक्स बी को इस्तेमाल करना है। जरा देखते हैं और वहां से कैलकुलेट करते हैं। ये रहा अपेंडिक्स बी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्या निकाल रहे हैं हम? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें एग्जैक्टली यहाँ पर बता दिए कितने हैं,
1750। अब एक बात याद है ना, क्योंकि हम बिजनेस की केस स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें एवरेज स्टॉक निकालना कभी कभार डिफिकल्टी क्रिएट करता है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, सिंपली इन्वेंटरीज दी हुई, विच आर द क्लोजिंग स्टॉक विच आर, तो सॉल्व करो तो उसका आंसर टाइम्स में आता है, बताओ 8.97 टाइम्स हमारी इन्वेंट्री एक साल में बिक जाती है। 2 डेसिमल बेसिस लिखो टू बी श्योर, बेहतर है लेकिन 2 लिखो, सही है। तो ये क्या है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, के साल में इतनी दफा आप अपनी इन्वेंट्री बेच देते हो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था डेटर्स डे रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल इन डेज रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है, कलर चेंज करते हैं इसका, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स टाइम्स 365। लेकिन देखो फॉर्मूला एक्चुअली क्रेडिट सेल्स का है, लेकिन आपको अगर नॉर्मली सेल्स लिखी हुई हो या रेवेन्यू भी लिखा हो तो आप आराम से कैलकुलेशन कर लेना, क्रेडिट सेल्स ढूंढने मत बैठना। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितनी है 300 अपॉन सेल्स व्हिच आर 2500 टाइम 365, सॉल्व करो बेटा, 43.8 डेज, यानी ये मुझे शो कर रहा है कि हमारे जो रिसीवेबल्स हैं दे पे अस आफ्टर 43.8 डेज। डेटर्स डे रेशियो का फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स टाइम 365। मैं सेंड कर दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा। ये पर डे नहीं बताते कितने टाइम के अंदर पैसा रिकवर होगा। ये रहे, ये फॉर्मूला लिखे हुए आ रहे हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर, डेज सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो आंसर भी दिए में हमारा 8.97 टाइम और 43.8 डेज, ठीक है भाई। अब देखो वापस वही इन्होंने हमारे साथ काम किया है, क्या बोल रहे हैं, यूजिंग डेटा इन अपेंडिक्स बी कैलकुलेट 2 ratios for 2011 that would be useful for potential shareholders। अब मुझे बता रहे हैं कि शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से 2 रेशियोज कैलकुलेट करो। अगर आपको उस हेडिंग के अंदर नहीं पता कि कौन कौन से रेशियोज आते हैं तो आप गए, तो शेयर होल्डर की हेडिंग के अंदर कौन कौन से रेशियोज आते हैं, डिविडेंड यील्ड रेशियो आता है, डिविडेंड कवर रेशियो आता है और प्राइस अर्निंग रेशियो आता है। डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड कवर रेशियो और प्राइस अर्निंग रेशियो। देखते हैं अपेंडिक्स बी के अंदर और 2011 कि हमारे पास कितना डेटा दिया हुआ और हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अपेंडिक्स बी और 2011 ही है। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो मेरे ख्याल से सबसे आसान होता है। क्या होता है, सबसे आसान होता है डिविडेंड यील्ड रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट शेयर प्राइस टाइम्स 100। डिविडेंड पर शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है हमें 0.25 है, अपॉन करंट शेयर प्राइस मुझे ऑलरेडी दी हुई है 5 टाइम्स 100। तो आंसर क्या आ रहा है 5%। कि डिविडेंड यील्ड रेशियो मेरा क्या आ रहा है 5%। इस कैटेगरी के अंदर 3 रेशियोज आते हैं, हमें 2 मांगे, कोई भी 2 निकाल सकते हैं। नहीं, बोला है कि फ्रॉम द डेटा गिवन कैलकुलेट द 2 अप्रोप्रिएट रेशियोज फॉर द शेयर होल्डर्स। आपको हेडिंग के अंदर जो जो रेशियोज हैं वो पता होने चाहिए, सही कि कौन सी हेडिंग के अंदर कौन सा रेशियो, आंसर बनाना है। फिर आगे कंटिन्यूएशन में जो आंसर चलेगा, सही है। हाँ, डिविडेंड कवर था और प्राइस अर्निंग रेशियो था। अब प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पीई रेशियो जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। करंट शेयर प्राइस अपॉन, करंट शेयर प्राइस कितनी है 5 और अर्निंग पर शेयर कितनी 0.5, which is giving us the answer, यानी 10 टाइम्स, यानी 10 दफा मेरे को $0.5 मिलेंगे, तब जाके मेरी शेयर की प्राइस रिकवर होगी। एंड द हायर द प्राइस अर्निंग रेशियो the more confident the shareholders are, the higher the ratio the more the confident they are। एक और होता है इंटरेस्ट कवर रेशियो। क्या होता है इंटरेस्ट कवर रेशियो, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट क्लियरली नहीं दिख रहा मुझे, इसके लिए हम उस पर नहीं जा रहे। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट ना, तो ऑटोमेटिकली वो माइनस हुआ है, तो मैं पता नहीं था कि क्या था वो, सही है। अलग से दिया होता तो फिर हम उस पर जा सकते थे। डिविडेंड कवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, देखो प्रॉफिट आफ्टर, हाँ सॉरी, हम निकाल सकते हैं डिविडेंड कवर रेशियो, निकाल सकते हैं। डिविडेंड कवर रेशियो कैसे निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है और टोटल डिविडेंड्स कितने अनाउंस हुए हैं,
यानी हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हमारा डिविडेंड कवर 2 टाइम्स है, कि हम 2 दफा डिविडेंड दे सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल डिविडेंड। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स सही है। जरा आंसर चेक कर लेते हैं। अब ये देख लो, डिविडेंड कवर 2 टाइम्स आ रहा है, प्राइस अर्निंग रेशियो 10 टाइम्स आ रहा है और डिविडेंड यील्ड रेशियो 5% आ रहा है, यानी हमारी तीनों कैलकुलेशंस ठीक है। हमसे 2 मांगे थे, कोई भी 2 कैलकुलेट कर लेते तो मार्क्स, लेकिन हमेशा याद रखना पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला स्किप मत करना। फॉर्मूला स्किप करोगे तो मार्क्स में मसला आ सकता है, और खुदा ना खास्ता कैलकुलेशन गलत भी हो जाए तो फॉर्मूला आपको मार्क्स दिलवा देगा। डिविडेंड कवर ये बताता है कि आपने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो आप कितनी दफा पे कर सकते हो, और अगर डिविडेंड कवर बहुत ज्यादा आ रहा है विच मींस कि आप कैपेबिलिटी और आप ज्यादा पे कर सकते हो लेकिन नहीं पे कर रहे, तो इसमें कभी कभी शेयर होल्डर गुस्सा भी होता है, सही है, लेकिन फिर आपको फिर जस्टिफाई वगैरह करना पड़ता है, फिर उसके मामला हम थ्योरी में देखें। अब देखो क्या मांग रहा है मुझसे, इन्वेंटरी टर्नओवर और डेज सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ये दोनों रेशियोज किस कैटेगरी के हैं? ये दोनों रेशियोज किस कैटेगरी के हैं? शाबाश, फाइनेंशियल एफिशिएंसी के रेशियोज हैं, कैटेगरीज याद होनी चाहिए। कौन से हैं? फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियोज हैं। मुझे इलेक्ट्रिक बाइक डिवीजन के निकालने हैं पर 2011। अपेंडिक्स 1 देखो, इलेक्ट्रिक बाइक डिवीजन 2011, इन्वेंटरी टर्नओवर और डेज सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। अपेंडिक्स 1 इलेक्ट्रिक बाइक डिवीजन, इन्वेंटरी टर्नओवर निकालना है और डेज सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। इन्वेंटरी टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब देखो यहाँ पर मुझे इन्होंने इन्वेंट्री रेवेन्यू दिया हुआ है और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या चीज है? ग्रॉस लॉस है। क्या है? ये भी होता है, तो ध्यान देना। आप बेध्यानी में खाली इसको ग्रॉस प्रॉफिट ही समझो, तभी कैलकुलेशन पूरी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यहाँ पर तो भले उसने प्रॉफिट लिखा है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये लॉस में है। यानी रेवेन्यू आपका 14 था, उसमें से कॉस्ट माइनस हुई है। क्या हुई है? कॉस्ट माइनस हुई है, जिससे आपके पास क्या आ रहा है? ग्रॉस लॉस आ रहा है 1 -1। क्या आ रहा है? -1। तो उसको हम सॉल्व करें तो 14 + 1 = x। तो कॉस्ट मेरी कितनी आ गई? 15। कॉस्ट कितनी आ गई मेरी? 15। तो इन्वेंटरी टर्नओवर का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब देखो एवरेज स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल ही क्लोजिंग, इस साल ही ओपनिंग होगी। लेकिन अगर हम सिंपली क्लोजिंग के ऊपर भी कैलकुलेशन करते तो मसला नहीं। तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि क्लोजिंग के ऊपर कैलकुलेशन कर दो, हर जगह सेम प्रैक्टिस करो, एवरेज पे नहीं जाओ, क्लोजिंग पे कर दो कैलकुलेशन, ठीक है? तो एग्जामिनर अलाउ कर देता है, लीवे दे देता है, अकाउंट्स में नहीं करना, यहाँ हो जाता है, सही है? तो इन्वेंट्री क्या है एट द एंड हमारे पास? 4। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक इज, आंसर बताओ मुझे कितना टाइम आंसर आ रहा है? 3.75 टाइम्स हमारी इन्वेंट्री बिक जाती है। 3.75 टाइम्स। अगर कंपेयर टू अदर देखें, इसकी 16.2 है, इसकी 8.5 है, तो 3.75 हमारे लिए क्या हुआ? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा नीचे हो गया। बेटा ये अलग अलग डिविजन्स है, कम नहीं हो रहा। वो बाइक्स फॉर ऑल कंपटीशन हमारा नहीं, इस इलेक्ट्रिक बाइक डिवीजन का काम। 3.75 टाइम्स आंसर आया। दूसरा मुझसे पूछा है डेटर्स डे रेशियो, किसका? 2011 का। तो 2011 के अंदर रिसीवेबल्स कितने हैं? 3। और सेल्स कितनी है हमारी? टाइम 365। जरा आंसर दो बेटा। 78.21 डेज। मैं वही आपको बताया था ना कि फॉर्मूला क्रेडिट सेल्स का ही है, लेकिन क्योंकि बिजनेस के अंदर लिमिटेड डेटा होता है तो सेल्स या रेवेन्यू के ऊपर भी आराम से कैलकुलेशन कर देना। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले हैं, क्योंकि देखो अकाउंट्स के अंदर हम ये क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर? क्रेडिट सेल्स। लेकिन बिजनेस के अंदर सेल्स या रेवेन्यू के ऊपर भी कैलकुलेशन। रिसीवेबल वही ना, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स लिखे हुए होंगे, या ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ होगा इसका, अपॉन क्रेडिट सेल्स टाइम 365। लेकिन बिजनेस के अंदर सेल्स के ऊपर कैलकुलेशन हो जाती है। जरा आंसर चेक कर लेते हैं सही आए या नहीं आए। थ्री 3.75 टाइम्स और 78.2 डेज, आंसर सही आ रहे हैं हमारे। लेट्स मूव ऑन। वो खाली इसमें गड़बड़ क्या थी
कि इधर तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ था, लेकिन वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ था, तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि क्या ग्रॉस लॉस है। और फिर कॉस्ट कैसे निकाली, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू ग्रॉस लॉस, तो उससे हमने कॉस्ट निकाली थी। ये थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर हमें निकालना है डिविडेंड यील्ड रेशो और प्राइस अर्निंग रेशो। तो जरा मुझे ये बात बताओ कि किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। शाबाश, ये आते हैं शेयर होल्डर रेशोज के अंदर। तो आपको क्या निकालना है, डिविडेंड यील्ड और प्राइस अर्निंग रेशो। क्या निकालना है, डिविडेंड यील्ड और प्राइस अर्निंग रेशो। जरा निकालते हैं। 31 मई 2012 अपेंडिक्स 1, 31 मई 2012 अपेंडिक्स 1, सही है। डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो का फॉर्मूला याद है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट शेयर प्राइस। तो 0.14 अपॉन 2 टाइम्स 100, तो क्या आंसर आ रहा है, 7%। पिछले साल से देखें तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो शेयर प्राइस भी कम हो रही है और डिविडेंड पर शेयर भी, which means it is not a good situation. अब प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। द करंट शेयर प्राइस इज 2 and the earning per share are what, 0.64। तो आंसर क्या आ रहा है, 3.125 is my answer। यानी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो 7% और 3.125 टाइम्स हमारा आंसर आ रहा है। नहीं, प्राइस अर्निंग रेशियो सिर्फ टाइम्स आंसर देता है कि कितना टाइम लगेगा आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर होने। नहीं नहीं, ये पूरे साल का होता है ना, एक साल की अर्निंग आती है ना। Refer to Appendix B. Calculate for 2012 the price earning ratio and the dividend yield ratio. प्राइस अर्निंग और डिविडेंड ये भी शेयर होल्डर में आते हैं। जरा अपेंडिक्स बी और 2012 ये रहा। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, 2012 पहले लिखा हुआ है 2011, तो ये गौर से जरूर देख लेना कि ईयर किधर मेंशन हुआ हुआ है। नहीं बेटा, अर्निंग पर शेयर अपॉन करंट शेयर प्राइस, सॉरी ऑपोजिट बोला मैंने, करंट शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, करंट शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। बताओ आंसर क्या आ रहा है, गलत कर रहे हो आप, चेक करो। 11.68 यानी 11.68 टाइम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। और डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर करंट शेयर। 1.76 देख लेते हैं उसको वापस। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.76 0.20 अपॉन 5 टाइम्स 100। डिविडेंड यील्ड क्या आ रहा है, 4%, यानी ये कम हो रहा है। कम तो हो रहा है, कैपिटल लॉस भी हो रहा है और डिविडेंड पर शेयर भी कम हो रहे हैं। बिल्कुल यही दोनों आंसर हमारे पास आ रहा है।